हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो जो भी टाइम टू टाइम स्टार्टिंग से एंड तक अमेंडमेंट्स हुई है ना, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट है, कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, किस आर्टिकल के थ्रू अमेंडमेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। और अब तक 105 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। Of August 2021, there have been amendments of the Constitution of India since it was first enacted in 1950। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी इसमें वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 को हुई थी। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स टोटल हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट का टाइप्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जैसे फर्स्ट होता है, इसमें द फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट इंक्लूड दैट कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की जाती है। जो सेकंड टाइप्स होती है इसमें वो क्या होती है, द सेकंड टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट दैट कैन बी अफेक्टेड बाय द पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये होती है। इसमें 2/3 जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कंप्लीट की जाती है। द थर्ड टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इंक्लूड दीज द रिक्वायर्ड एडिशन टू सच एज स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रेटिफिकेशंस बाय एट लीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। क्या होता है, इसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ आपको 50% ऑफ द टोटल जो स्टेट्स होते हैं ना, उनका जो 1/2 होता है उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए हमें इसको पास करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो 18 जून 1951 को की गई थी। इसमें आर्टिकल 15, 1985, 87, 174, 176, 341, 342, 372 and 376 insert article 31A and 31B insert schedule 9। इसमें क्या किया गया था कि एडेड ए स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू फुली सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी एवोल्यूशन लॉज। जो जमींदारी सिस्टम था ना, रेवेन्यू सिस्टम पहले, उनको एवोल्यूशन लॉज एंड द प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस कॉल्ड शेड्यूल 9। जो 9th शेड्यूल था ना, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉ दैट आर कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी फंडामेंटल राइट्स। These laws encroach upon property rights, freedom of speech and equality before law. Now I will move on further। second amendment आर्टिकल था जो इसमें वो 81 था। जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी वो 1 मई 1953 को। इसमें क्या किया गया था, रिमूव्ड द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बाय अमेंडिंग आर्टिकल। इसमें क्या किया गया था, रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो अपर लिमिट थी उसको की रिमूव किया गया थी। इस तो बाद की है थर्ड अमेंडमेंट। इसमें क्या किया था, जो 7th शेड्यूल है हमारा, वो इसमें
अमेंड किया गया था, इसमें अमेंडमेंट की गई थी, वो किया गया था 22 फरवरी 1955। इसमें क्या किया गया था, री enacted entry 33 of the concurrent list, जो अपनी concurrent list थी in the 7th schedule with the relations to include trade and commerce in and the production of supply and the distributions of 4 classes of essential commodities like as foodstuffs including oil seeds and oil, cattle fodder including oil cakes and other concentrate, raw cotton whether ginned or unginned and cotton seeds and raw jute. नेक्स्ट जो थी अमेंडमेंट वो थी 4th अमेंडमेंट आर्टिकल 31, 35 एंड 305 अमेंडमेंट शेड्यूल 9 में। 27th जो अमेंडमेंट थी, सॉरी 4th अमेंडमेंट थी जो 27 अप्रैल 1955 को की गई थी। इसमें क्या किया था, restrictions on property rights and inclusion of related bills in schedule 9th of the constitution। नेक्स्ट बात करेंगे 5th अमेंडमेंट जो थी आर्टिकल 324 दिसंबर 1955। इसमें क्या था, एम्पावरमेंट टू द प्रेसिडेंट टू प्रेस्क्राइब ए टाइम ए लिमिट टू स्टेट लेजिस्लेचर to convey its view proposed central laws relating to the formation of new states and alternatives of areas boundaries or name of existing states, also permitted the president to extend the prescribed limits and prohibited any such bill from being introduced in parliament until after the expiry or prescribed and extended period. Now further move on 6th amendment, which amendment in article 269 and 286 amended schedule 7 11 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, amend the union list इसमें and state list with respect to raising of टैक्स, जो टैक्स ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਔਨ 7th amendment, it is most important amendment for your competitive exam. It will be help to the upcoming competitive exam because 7th amendment of the Indian Constitution, it is very important for exam of point and it 100% I think 99% chance will come in your upcoming exam. The examiner will must ask about the 7th amendment because it is too much important for the exam of point, and 7th amendment it is the most important amendment in the Indian Constitution because it is this amendment in 1 November 1956 because reorganization of states on linguistic lines, abolition of class ABCD states and introduction of union territories। इसमें क्या था, जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशंस की गई थी और बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सो इसलिए ये अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आई विल मूव अनदर अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट आर्टिकल 334। ये अमेंडमेंट थी 8th अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 5 जनवरी 1960 को की गई थी। इसमें क्या किया गया था, extend the period of reservation
of seats for the scheduled caste and scheduled tribes and Anglo-Indians in the Lok Sabha and the state legislative assemblies till 1970 1970 तक क्या किया गया था इसमें, जो सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अनदर एंग्लो इंडियंस ਲਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫॉर till the 1970। अनदर 9th अमेंडमेंट शेड्यूल 1 28 दिसंबर 1960 को एक अमेंडमेंट और की गई थी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 90 अमेंडमेंट थी। इसमें क्या किया गया था, माइनर एडजस्टमेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन कंसिक्वेंट टू बी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेजेस। सो आप इस अमेंडमेंट को जस्ट आप रीड कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम व्यू पॉइंट तो ये इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम व्यू पॉइंट। नेक्स्ट 10th अमेंडमेंट है जो वो की गई थी 11 अगस्त 1961 इन कॉरपोरेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरीज। दादर एंड नगर हवेली को कंसिडर किया गया था एज ए यूनियन टेरिटरीज, और इसके साथ साथ उनको कॉन्सिक्वेंट टू एक्विजिशंस फ्रॉम पुर्तगाल। 11th अमेंडमेंट आर्टिकल 66 एंड 71 में की गई थी, जो 19 दिसंबर 1961 को। इसमें क्या था, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of parliament is instead of election by a joint sitting of parliament, identify the president and the vice president election procedure from challenge on ground of existing of an vacancies in the electoral college। नेक्स्ट अमेंडमेंट थी जो 12th अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 240 में की गई थी। इंसर्ट न्यू आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था 371। ये कब की गई थी, 1 दिसंबर 1962। इसमें क्या किया गया था, फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट 371A। इसमें क्या किया था, जो नागालैंड स्टेट है ना, उसकी फॉर्मेशन की गई थी विद स्पेशल उसको मतलब स्टेटस देकर अंडर द आर्टिकल 371A। आफ्टर दिस नदर मूव ऑन आर्टिकल अमेंडमेंट 14, अमेंडमेंट आर्टिकल 81 एंड 240 इंसर्ट आर्टिकल 239A अमेंड शेड्यूल 1 एंड 4। 14th अमेंडमेंट थी, उसमें क्या गया था एक तो इंसर्ट किया गया 239A आर्टिकल, और अमेंड किया गया था इसमें शेड्यूल 1 और 4। इन कॉर्पोरेशन ऑफ पांडिचेरी इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड गोवा। Now I do last amendment, amendment 15। amendment 15 जो 5 अक्टूबर 1963 को की गई थी। इसमें क्या किया गया था, रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 एंड द अदर माइनर अमेंडमेंट फॉर रैशनलाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग जज एक्सेट्रा। इसमें क्या किया गया था, 15th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या किया गया था कि जो हाई कोर्ट की जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र पहले 60 ईयर्स होती थी। थ्रू दिस अमेंडमेंट उनकी जो एज थी उनको अमेंडमेंट करके उनको इंक्रीज किया गया था 60 to
62 कर दिया गया, मतलब 60 से 62 कर दिया गया था। इसमें आपको साथ साथ ये बता दूं कि अब हाई कोर्ट ऑफ जज इन एनी स्टेट, जो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट का जज है, उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है अब, आफ्टर द 15th अमेंडमेंट। पहले 60 होती थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या होती है, 65। सो यू मस्ट रिमेंबर फॉर डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज एंड सुप्रीम कोर्ट judges retirement age. High court retirement judges is 62 and Supreme Court judges retirement age is 65. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फर्दर आर्टिकल हैं जो मतलब रिमेनिंग आर्टिकल है ना, वो आपको हम थोड़े थोड़े करते चले जाएंगे, मतलब छोटी छोटी वीडियो में उनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 टू 40 आर्टिकल, हम 15 टू 40 अमेंडमेंट तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके।